हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे थे जो मुझे याद कर रहे थे, तो मैं आपके लिए आ चुका हूँ। मुझे पता है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया जाए जो आपको हिला दे। यहाँ पर अभी क्या चल रहा है यूट्यूब के ऊपर खास करके कि आपको सिंपल और सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको आज की जो क्लास होगी आपको वो देख के पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हुआ हूँ वो सारे वो सारे क्या है बेटा, वो सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, है ना। जो आपके पहले की जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उन सभी में आपके सवाल आए हुए थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आंखें खोल के दिमाग लगा के इन सवालों का जवाब दीजिएगा और आपको पता चलेगा कि जो आप अभी तक कर रहे हो वो क्या है और एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो क्या है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू सिस्टर क्लासेस। तो चलिए क्लास को करते हैं। उससे पहले आज का आपका मोटिवेशन वो क्या है, यू कैन डू इट। अगर आपने सोच के रखा हुआ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, है ना। नो एक्सक्यूज कि ऐसा हो गया कि वैसा हो गया। जो होना होगा आप ही करेंगे और तभी होगा जब आप करेंगे। तो चलिए बेटा, आज का आपका पहला सवाल, सवाल क्या, सवाल सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना। देखिए सवाल क्या है, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प। किसकी बात हो रही है बेटा आपकी, तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी सोशियो साइंटिफिक इश्यूज के बारे में बात हो रही है। यानी कि सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। किसमें हेल्प करती है ये बता दीजिए। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं और ये आपका क्या बेटा, ये आपके ऑप्शंस हैं, है ना। चलो अगर हम पहले की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका, तो पहला है आपका डेवलपिंग आर्गुमेंटिव स्किल्स इन लर्नर। क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ताओं के तर्क संगत कौशल का विकास करने में किसकी हेल्प होती है बेटा, सोशियो साइंटिफिक इश्यूज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो। जो आपका क्या बेटा, जो सीख रहा बच्चा है ना, उसके बीच में जो स्किल्स होते हैं कौन सी वाली, आर्गुमेंट करने की। जब तक बच्चा आर्ग्यू नहीं करेगा, बहस नहीं करेगा आपसे, है ना, तब तक वो कैसे सीखेगा, है ना। तो ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट आपका करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है आपसे, तो बी बोल रहा है देखिए, डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन इश्यूज। यानी कि किसी मामले में बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में। सपोज कर लीजिए कि मतलब एक कोई पॉइंट है आपका, है ना, आपने बच्चों को दिया। अब बच्चा जब तक मतलब अलग अलग प्रकार से वो नहीं सोचेगा, है ना, उसका मतलब अलग अलग मतलब उसके दिमाग नहीं चलेगा। अगर मतलब आपसे बोल दिया जाए कि ये रास्ता है आपका, है ना, आपको कहाँ को जाना है, ये आपको लखनऊ जाना है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेन से जाओगे, है ना, तो आपको ना ये ऑर्डर दे दिया गया आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से जाना है। लेकिन आपसे ये बोला जाए कि आपको लखनऊ जाना है ना, लेकिन कैसे जाना है, किससे जाना है, ये आपकी चॉइस है। तो आपका मतलब जो पर्सपेक्टिव है ना बेटा, वो आपका अच्छा रहेगा ना। आप सोच पाओगे कि मतलब मुझे कैसे जाना है, कब जाना है, किस रास्ते से जाना है, हमारा रूट क्या होगा, है ना। तो ये भी आपकी हेल्प करेगी। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपका स्टेटमेंट सी वाले पे। तो वो क्या आपका, तो वो है देखिए, इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है बेटा, तो ये पूछ रहा है आपसे, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। यानी कि जो मतलब गतिविधियां होती हैं उनको क्या करता है, उनको मतलब इनकरेज करता है ना, यानी कि प्रोत्साहित करता है आपका। तो ये भी आपका हो जाएगा आपका सही वाला, है ना। आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका, तो वो बोल रहा है आपसे कि अप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। यानी कि विज्ञान के विकास में जो समाज है उसकी क्या भूमिका होगी, है ना, उसका क्या महत्व होगा। नो डाउट जो आपका स्टेटमेंट डी है बेटा वो भी आपका करेक्ट है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट नहीं है ना, ये आपका इनडायरेक्ट तरीके से मतलब इसमें यूज हुआ है, किसमें, सोशियो साइंटिफिक इश्यूज में। तो डी आपका नहीं होगा।
बाकी आपके ए बी सी आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ बेटा आपका, ये जो इस प्रकार से है आपका, इधर का आपका ऑप्शन नंबर है ए बी सी डी, जो पीछे का आपका है वो आपका क्या बेटा, वो आपके ऑप्शंस हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा बेटा क्या आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ए बी और सी आपका करेक्ट है। चलिए बताइए कमेंट करके किन किन बच्चों ने इस सवाल का आंसर सही दिया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल कितना सिंपल सा आया हुआ है ना, बस अपना दिमाग यूज कर लेना थोड़ा सा, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी आंखें खुल गई होंगी इस प्रकार से कि ये क्या देख लिया हमने, है ना। देखिए सवाल है आपका, इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंट बाई ओ एंड इंटरफेरेंस बाई आई, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है कि यदि अवलोकन को हम ओ के द्वारा और जो आपका निष्कर्ष उसको हम आई के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और उनके हिसाब से कौन सा कथन आपका सही होगा। और यहाँ पर क्या बेटा आपका, यहाँ पर आपके पास में 4 स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, है ना। अब सबसे बड़ी सवाल जो उठता है बच्चों के दिमाग में कि सर ये ऑब्जर्वेशन और इंटरफेरेंस, ऑब्जर्वेशन एंड आपका इन्फेरेंस आपका होता क्या है ना। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, चीजों को आप याद करोगे, रटोगे, और रटने से आपका एग्जाम नहीं निकलता है बेटा, याद रखिएगा। वो जमाने चले गए। अगर आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी होगी, देखी भी होगी ना, तो समझ में आएगा कि जो मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ पर जा रहा है। और नो डाउट अगर आपका एग्जाम उसी के बिहाफ पर आता है तो पेपर आपका काफी लेंदी होगा, और 150 में से आपको नंबर लाने में भी आपके पसीने निकल जाएंगे। याद रखिएगा चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी रीडिंग स्किल्स को इतना इम्प्रूव कीजिए, इतना फास्ट कीजिए कि आप फटाफट पढ़ के चीजों को आप समझ पाए। ऐसा ना हो कि मतलब, बाकी आप समझ जाए अपने हिसाब से, है ना। देखिए यहाँ बात करते हैं आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है ना, और ये आपका इन्फेरेंस। बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं आपको लिख के आया हूँ बाकायदा, मतलब चार्ट बना के, कि आपको आज के बाद में कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है और आपका इन्फेरेंस क्या होता है ना। देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है ऑब्जर्वेशन, वो क्या होता है देखिए, ऑब्जर्वेशन इज एक्ट ऑफ केयरफुली वॉचिंग, जिसको आप देख सकते हो, है ना। नोटिसिंग, आप नोटिस कर सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग फैक्ट्स, यानी कि आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। यूजिंग सेंस और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपने जो सेंसेस हैं आपके उसके हेल्प से या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से हम वो काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया। क्या किया बेटा, आपने ऑब्जर्व किया, या तो अपनी सेंसेस की हेल्प से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए अब बात करते हैं आपका इन्फेरेंस की। देखिए इन्फेरेंस क्या होता है, इन्फेरेंस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिसमें आपने लॉजिक लगाया। क्या लगाया बेटा आपने, आपने लॉजिक लगाया, ओके। देखो और कॉन्क्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर आपने जो कॉन्क्लूजन निकाला। क्या किया बेटा आपने, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर आपने कॉन्क्लूजन निकाला, उसको हम बोलेंगे इन्फेरेंस। याद रहेगा, यानी कि इसको बोलते हैं निष्कर्ष। क्या बोलते हैं बेटा बताओ, इसको बोलते हैं निष्कर्ष, ओके। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवलोकन। अवलोकन, बात समझ में आई। अब देखो ये हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये आपके ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर जो आपका बनता है ना, निष्कर्ष निकलता है, उसको बोलते हैं इन्फेरेंस। ये हो गया आपका। अब देखो ये किस पर बेस होता है, ये होता है आपकी आंखों पर आप देखना, है ना, सुनना आपका, है ना, फील करना आपका, टच करना, स्मेल करना, या आप उसे नाप लो। क्या कर लो बेटा, आप उसे नाप लो आप, है ना। तो ये हो गया।
उसके बाद देखो व्हाट वी थिंक और कंक्लूड, ये क्या बेटा, व्हाट वी थिंक और कंक्लूड यूजिंग रीजनिंग, यानी कि आपने क्या सोचा क्या समझा उसको बोलते हैं निष्कर्ष। ओके चलो, ये जो है आपका क्या बेटा, जो आपको ऑब्जर्वेशन है वो क्या करता है, डिपेंडेंट, देखो डज नॉट रिक्वायर थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन, इसमें आपकी थिंकिंग की हेल्प नहीं चाहिए होती है, जो दिख रहा है जो समझ में आ रहा है वही क्या बेटा आपका, वही आपको अवलोकन है ना। देखो रिक्वायर थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रायर नॉलेज, यानी कि जो आपके पहले की नॉलेज है उसके बिहाफ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे सेम फॉर एवरीवन अंडर सिमिलर कंडीशन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो अब अगर अवलोकन की बात करें तो जो अवलोकन होगा बेटा वो कैसा होगा, वो समान होगा, है ना, कैसा होगा, सेम होगा हर व्यक्ति के लिए। अगर कंडीशन कैसी बेटा, आपकी कंडीशन आपकी समान है, सेम कंडीशन कैसा होगा बेटा आपका, सेम रहेगा हर व्यक्ति के लिए। और वही निष्कर्ष की बात करें, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, निष्कर्ष जो होगा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बात समझ में आई। चलो अगर हम चेंजेबिलिटी की बात करें, देखो कैन नॉट चेंज अनलेस ऑब्जर्वेशन चेंज, जो आपका ऑब्जर्वेशन है बेटा वो आपका चेंज नहीं होता है जब तक आपका ऑब्जर्वेशन चेंज ना हो, ठीक है ना। वही बात करें अगर इंटर इन्फेरेंस की, तो वो आपका चेंज हो जाता है अगर इंफॉर्मेशन या एविडेंस आपका नया आए। क्या हो, अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो नई हो या आपको जो एविडेंस दिया गया है वो नया हो, उसके बिहाफ पर आपको निष्कर्ष होगा वो आपका चेंज हो सकता है। ओके चलो, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लीव्स आर वेट, जो आपकी पत्तियां हैं वो कैसी बेटा बताओ, वो गीली हैं, आपकी दिख रही हैं आपको आंखों से, है ना। तो ये हो गया आपका अवलोकन का एग्जाम्पल। अब देखो वही बात करें आपका इन्फेरेंस की, इट रेन लास्ट नाइट, हुई थी, निष्कर्ष है, पता हमको नहीं है। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन और ये हो गया आपका निष्कर्ष। मुझे पता है ये क्लास देखने के बाद में, यहाँ समझने के बाद में आपको भविष्य में कभी भी अवलोकन और निष्कर्ष या बोले तो ऑब्जर्वेशन, क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस पर दिक्कत कठिनाइयां आपको नहीं होंगी। चलिए फिर अब पढ़ते हैं आपके सवाल के ऊपर। सवाल सिंपल सा है, बस आपको पढ़ना है और उसको आपको बताना है क्या इसका आंसर हो सकता है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग वैज्ञानिकों ने मतलब क्या किया होगा, रिएक्शंस की होंगी, अलग अलग प्रकार के मेटल ऑक्साइड्स लिए होंगे, है ना। तब जाके ये निष्कर्ष निकला कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड होता है बेटा, वो कैसा होता है प्रकृति में, वो होता है क्षारकीय। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका इन्फेरेंस, क्या हो गया बेटा आपका, तो ये हो गया आपका इन्फेरेंस, क्योंकि ये आपका निष्कर्ष निकल के आया है ना, कि अलग अलग जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके चलो, स्टेटमेंट बी है आपका, एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग, क्या बोल रहा है, वायु गर्म होने पर फैलती है ना। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये देखा होगा, प्रैक्टिकल किए होंगे कौन सी वायु कितना आपका बढ़ती है आपकी, है ना, कितना आपका रहता है आपका, तो आपकी जो मतलब कि आपकी जो एयर होगी वो एक्सपेंड होगी ना, है ना। ये क्या बेटा आपका, ये भी आपका निष्कर्ष है आपका, है ना।
तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये भी आपका हो जाएगा इनफेरेंस। बात पल्ले पड़ी है आपको। देखिए स्टेटमेंट सी बोल रहा आपसे क्या, देखिए लाइम वाटर टर्म्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका लाइम वाटर होता है वो आपका दूधिया हो जाता है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए। ये तो बेटा क्या हो गया आपका, ये तो आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल हो गया आपका, है ना। तो इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, है ना। बात समझ में आई। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए जाने पर चूने का पानी सफेद हो जाता है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपका अवलोकन हो गया। ओके। स्टेटमेंट डी है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब देखो ये अभिक्रिया है आपकी, है ना बेटा, क्या बेटा आपकी ये रिएक्शन है आपका, है ना। और ये रिएक्शन क्या बोल रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वो क्या होता है बेटा आपका सोडियम NaOH, है ना, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या बोल रहा है, ये जो है आपका ये आपस में एक दूसरे क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। यानी कि जो आपका एसिड रिएक्ट विद बेस जो होगा, है ना, क्या करेगा बेटा आपस में एक दूसरे क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। और क्या बनेगा बेटा बताओ, तो ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2O, वाटर आपका निकल जाएगा, है ना। बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी। तो ये आपका हो जाएगा इंटरफेरेंस, सॉरी इनफेरेंस, है ना। यानी कि ये आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कोई भी आपका अम्ल और कोई भी आपका क्षार अगर आपस में रिएक्ट करेगा, है ना। ओके। तो यानी कि इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बेटा आपका बताइए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो ये बोल रहे होंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आंसर पर टिक लगवा दीजिए, बाकी तो हम सब देख लेंगे। अगर बेटा सब देखना इतना ही आसान होता तो हर बच्चा पास हो गया होता है। बात समझ में आई। इतना टफ पेपर भी नहीं आता है। 150 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं। कितने 90, ओनली 90 नंबर, वो भी नहीं आते हैं। वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसके बाद भी आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि आप तुक्का मार सके वहां पे जाके। बात समझ में आई। तो आप हमको ये ना सिखाएं कि हमको कैसे पढ़ाना है या हमको किस हिसाब से अपना काम करना है, ठीक है ना। जहां आपको अच्छा लगता है आप वहां पे जाके पढ़िए। मैं नहीं बोलता कि आप हमारे पे आके हमसे पढ़ें या हमको सब्सक्राइब करें, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपका मन है, हमारा नहीं है ना। हम अपना बेस्ट देंगे जब भी, जितना भी हम कर सकते हैं उसमें, है ना। चलिए सवाल बेटा आपका क्या है, देखिए एन ऑब्जेक्ट फ्लोट with 1/4 parts of its volume outside the liquid when put in liquid A and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B। देखिए सवाल है सिंपल सा। आपने अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना बेटा, क्या पढ़ा होगा आपने, अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा कि इस सवाल में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत कुछ है। सवाल सिंपल, सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक वस्तु है बेटा आपकी, क्या है आपकी, एक वस्तु है आपकी, है ना, जो तरल ए में डाली गई, है ना। तो 1/4 जो है आपका, कितना बेटा 1/4 जो है आपका, है ना, वो बाहर है, यानी कि बाहर है आपका, है ना। तो अंदर कितना होगा बेटा बताओ, अंदर आपका होगा 3/4,
आपका अंदर होगा, जाहिर सी बात है। ये हो गया आपका ए, है ना। अगर उसी प्रकार से बात की जाए आपकी, एक सेकंड, हाँ, अगर बी की बात करें, अगर ये आपका बी वाला है ना, बी में बोला गया क्या बेटा आपका कि 3/4, कितना बेटा, 3/4 जो पार्ट है आपका वो बाहर है, तो अंदर कितना बेटा आपका, तो अंदर आपका 1/4 पार्ट है आपका, है ना। अगर आप अकमजेस प्रिंसिपल लगा देंगे, है ना, आप अगर लगा देंगे फॉर्मूले को, तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि इस आंसर का जो होगा, मतलब इस सवाल जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा आपका, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी जो है वो यहाँ पर ज्यादा होगी, किसके मुकाबले, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी के, ठीक है ना। द्रव्य बी का घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा इसके द्रव्य ए के घनत्व से, ठीक है ना। चलो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, आप पढ़ सकते हो। कुछ कंडीशंस होती हैं वो बता दूं, क्योंकि अगर लास्ट टाइम आपका ये सवाल बना है ना, सवाल सिंपल है मुझे पता है, लेकिन बहुत से बच्चों पे नहीं बना होगा, इसी के बिहाफ पर ये केस और बनता है। अगर अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वजन है किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है ना, किसके, पॉइंट फोर्स के, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो आपका डूब जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, कील आपकी पानी में डूब जाती है, बात समझ में आई। लेकिन जहाज आपका पानी पे तैरता रहता है, क्योंकि जो वाइंड फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट आपका राइस यानी कि मतलब तैरता, मतलब आपका ऊपर तरफ आपका आ जाएगा, है ना। अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वाइंड फोर्स आपका बराबर है, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा। बात समझ में आई बेटा, नहीं आए, मुझे पता है बहुत से बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में स्पेशली मैं इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो या मतलब लॉन्ग वीडियो आपके लिए बना के ले आऊंगा, है ना। चलो, कुछ आपके एप्लीकेशंस हैं आपके किसके ऊपर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। वो क्या, देखिए, फ्लोटिंग ऑफ शिप, जहाज पानी पे तैरता है ना, वो क्यों तैरता है, तो वो तैरता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद में, है ना। सबमरीन, है ना, हाइड्रोमीटर जिससे हम नापते हैं, पानी नापते हैं आप, है ना, लैक्टोमीटर जो आपका मिल्क दूध होता है आप उसको नापते हो, है ना। डिजाइन ऑफ बोट और राफ्ट को जब हम डिजाइन करते हैं, वो सभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। बात समझ में आई बेटा आपके। चलो, सवाल आपका सिंपल सा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा आपका कैसा है, लेंदी सवाल है। इसीलिए बोलता हूँ खुद के ब्रेन को इतना इम्प्रूव कीजिए, शार्प कीजिए कि आप फटाफट पढ़ें और फटाफट इसका आंसर दे दें। सवाल आपका क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आपके हिसाब से, है ना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कौन सा आपका सही है, वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण के बारे में कौन सा आपका सही है, बताइए बेटा। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए में, रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर। क्या बात हो रही है, परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। अब सिंपल सी बात बताओ बेटा, कोई व्यक्ति है ना, मतलब कोई बच्चा है, उसकी परवरिश अच्छी हुई है ना, और दूसरा बच्चा है जिसकी परवरिश खराब हुई है, तो भविष्य में जाकर एक बच्चा जो जिसकी परवरिश अच्छी हुई है वो जीवन में अच्छे से काम करेगा, है ना, और जिसकी परवरिश खराब हुई है वो बड़ा होकर क्या करेगा, आप भी जानते हो। तो जो प्रोसीजर है ना, वो परिणाम को अफेक्ट करता ही करता है। वो कहावत है ना कि अगर आप कांटे का पेड़ मतलब बबूल का पेड़ लगाओगे तो फल कहाँ से मिलेगा आपको। तो वही कहावत आपकी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि रिजल्ट आर नॉट, रिजल्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, अगर ये लिखा होता तो ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ बेटा, तो ये आपका हो गया रॉन्ग, ठीक है ना।
स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है आपसे, देखो, सोशल कॉन्टेस्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल रहा है, किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर सोशल कॉन्टेस्ट है आपका, है ना, जो निष्कर्ष होगा आपका, है ना, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या होगा बेटा, समाज का असर पड़ता है ना। अब आपने देखा होगा किसी राज्य में फीमेल्स की जनसंख्या ज्यादा है, रेशियो जो है ज्यादा है, किसी में कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां का जो समाज है ना, वहां के लोग हैं, उसका जो सोच है, उससे वहां पर असर पड़ता है। जैसे यूपी वैकेंसी नहीं आई काफी सालों से, बिहार में आ रही है, राजस्थान में आ रही है, दिल्ली में आ रही है ना। फर्क क्या है बेटा? फर्क सिर्फ और सिर्फ समाज का है, समाज नहीं चाह रहा है ना। अगर यूपी के बच्चे चाहेंगे तो वैकेंसी कल आ जाएगी। बस वही बात है ना कि आपने तो चाहा ही नहीं। जब तक चाहोगे नहीं, तब तक इंसान कैसे इंप्रेस होगा? सिंपल सी बात है। बेटा वापस आ जाओ, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या घुस गया होगा, क्या चल रहा होगा इस टाइम पे। आ जाओ। अगर एग्जाम निकला ना बेटा, तो निकाह हो जाएगा अगले आदमी का, तुम रह जाओगे ऐसे ही। आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये क्या बेटा आपका, ये आपका सही हो जाएगा आपका, है ना, बी वाला। अब स्टेटमेंट सी देखो, डाटा एंड एविडेंस आर सेम। आंकड़े और साक्ष्य जो प्रमाण प्रमाण होंगे वो समान होंगे। चलिए बताओ कैसे हो जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। डाटा और जो एविडेंस है वो कैसे होंगे बेटा? आपके अलग अलग होंगे, याद रखिएगा। डाटा जो आंकड़े हैं, है ना, जो साक्ष्य हैं, वो आपके समान नहीं होते हैं। बात पल्ले पड़ी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गलत। लगाओ कट्टा 50 से। स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है, देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। कोई भी सार्वभौमिक या सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। देखो, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाते हम लोग, है ना, तो हमारा बी वाला हमारा सही है, ठीक है ना। बाकी ए और सी हमारे साफ साफ हमको गलत दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अगर एग्जामिनर चाहता, अगर एग्जामिनर चाहता, है ना, तो यहाँ पर अगर इसको जो डी वाला वो आपको गलत करना चाहता तो गलत गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है ना बेटा। तो ये आपको जाएगा सही आपका, ठीक है ना। यानी कि बी और सी जो है आपके स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर, और साथ साथ कमेंट करते रहा करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो मतलब खुद की जो सोच है वो भी हमको दिखाई पड़ेगी, मतलब बच्चा कितना सोच पा रहा है ना। वरना चीजें तो, अच्छा चलो, इस सवाल का आंसर दो, तब हम देखें कितने बच्चे यहाँ पर इस सवाल का आंसर सही देंगे। और आप लोग कितना पढ़ के आए हो, कितना पढ़ सकते हो, कितने समझदार हो। दो, चलो इसका आंसर दो पहले, उसके बाद समझाएंगे हम इसका आंसर। दे दिया? कमेंट कर दिया आपने? चलो, सवाल का आंसर देने से पहले हम चलते कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो, हमारे पास में दो प्रकार के फूल होते हैं, है ना। एक होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक होता है आपका यूनी सेक्सुअल फ्लावर। बाई मतलब दो, है ना, और यूनी मतलब एक, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स, है ना, इसे बोलते हैं द्विलिंगी। दोनों लिंग किसमें? एक में है। कैसे में क्या? दोनों लिंग आपके एक में ही हैं, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यानी कि आपका पिस्टल और स्टेमन बोथ आर इन सेम फ्लावर। ओके। अब देखो, जिसमें सिर्फ पिस्टल है ना, क्या बेटा, सिर्फ पिस्टल है, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है ना। वो भी कैसा आपका यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है आपका, है ना। या उसके पास में सिर्फ स्टेमन है, क्या बेटा, या उसके पास सिर्फ स्टेमन है, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है। तो ये भी किसमें आएगा बेटा आपके पास में? ये भी आपका आएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आएगा। यानी कि ये दोनों कैसे बेटा आपके
ये दोनों आपके आ जाएंगे यूनिसेक्सुअल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। अब देखो, हमारे पास होता है एक शब्द होता है पॉलिनेशन, यानी कि परागकण। ठीक है ना। हम्म ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। सेल्फ मतलब आपने खाना बनाया और स्वयं ही आपने खाना खा लिया, सेल्फ यानी कि स्वयं। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए, आपने खाना बनाया, है ना, और पड़ोस को जाकर दे दिया, यानी कि खाना खाने वाला कौन है बेटा? खाना खाने वाला है आपका पड़ोसी। बात पल्ले पड़ी, तो उसको बोलेंगे एक प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन। हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके लैंग्वेज में समझाने की, फिर भी आप ना समझे तो ये तो आपकी मूर्खता है आपका, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का पॉलन कहाँ पहुंचा? खुद की फ्लावर के पास में, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। ये रहा आपका पॉलन, कहाँ गया? दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर। बात पल्ले पड़ी, दूसरा फ्लावर। हम्म क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं ऑटोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में आपके दो एग्जाम, जो दो तरीके होते हैं आपके, एक होता है आपका गेटोनोजेमी और एक होता है आपका जीनोगेमी। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का फ्लावर, है ना, उसी में पॉलन आपका पहुंच जाए, हो जाएगा। आप देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना। गिटेनोगेमी, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका क्या, लिख देते हैं आपके लिए, कि प्लांट जो होगा बेटा, प्लांट आपका सेम रहेगा, प्लांट आपका सेम रहेगा, लेकिन जो फ्लावर होगा बेटा आपका, जो फूल होगा आपका, वो आपका डिफरेंट, है ना। देखो, ये आपका प्लांट है एक आपका, है ना, ये आपका एक फूल है ना, और ये आपका दूसरा फूल है, यानी कि यहां से आपका यहाँ पे तो आया, क्रॉस तो हुआ ना बेटा, है ना, क्रॉस हुआ आपका, यहां से यहाँ पर आया। बात समझ में आई? लेकिन खुद के प्लांट है, किसका प्लांट है बेटा? खुद का ही प्लांट है ना। बात पल्ले पड़ी, प्लांट कैसा? सेम है, और फ्लावर आपका डिफरेंट है, इसको बोलेंगे गिटेनोगेमी, है ना। और एक होता आपका जीनोगेमी। अब इसमें क्या होगा बेटा बताओ? तो इसमें होगा आपका, देखो, फ्लावर डिफरेंट, जब फ्लावर ही डिफरेंट होगा, है ना, और आपका प्लांट भी आपका डिफरेंट होगा, अलग आपका प्लांट होगा। बात पल्ले पड़ी, इसको बोलेंगे जीनोगेमी, है ना। अब देखो इसका आंसर, देखो सवाल का, सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा आपका सही कथन होगा, है ना। स्टेटमेंट ए है बेटा आपका क्या? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल फ्लावर। अब बहुत से बच्चे होंगे वो इस स्टेटमेंट को सही बताएंगे। कैसे बताएंगे? कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाई सेक्सुअल फ्लावर में ही होगा। अब देखो, बाई सेक्सुअल फ्लावर यानी कि यहां से यहां पर, यानी कि खुद का ही क्या हो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन खुद के साथ में हो। लेकिन वो याद भूल जाते हैं कि अगर प्लांट आपका कैसा हो बेटा, प्लांट आपका सेम रहे, है ना, अगर फ्लावर आपका अलग अलग है तो ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। बात पल्ले पड़ी, तो इसीलिए एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे निकल गया, है ना। यहां पर सिर्फ ओनली से काम नहीं चलेगा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है ना। यानी कि अगर ये आपका मेल पार्ट है ना, यहां से पॉलन आपका यहाँ पे जा रहा है, अगर आपका सेम आपका प्लांट है तो ये आपका सेल्फ के अंदर आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। अब देखो, स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है बेटा आपसे, कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट।
यानी कि ए आपका गलत है और बी आपका सही है। बताओ कहां पर बेटा वो आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समझा दिया मैंने आपको, है ना। मुझे पता है बेटा आपका टाइम लग रहा है सवालों में, लेकिन होता क्या है कि मतलब कुछ सवाल सच में होते तो काफी लेंदी होते हैं और उनको समझाने के लिए हमको टाइम चाहिए होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर में टिक लगवा दूंगा, बाकी आप जाने, आपका मन जाने, है ना। देखो सवाल है बेटा क्या, सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोल रहा है बेटा आपसे, तो ये बोल रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से कौन सा आपका सही होगा, है ना। वर्षा जल संरक्षण के हिसाब से कौन सा आपका सही होगा। कि स्टेटमेंट ए आपका क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, यह भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका भूजल का संरक्षण करता है ना। स्टेटमेंट बी क्या आपका, इट रिड्यूस लोकल, क्या बोल रहा है बेटा, इट रिड्यूस, एक सेकंड, हाँ इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, ये जो है आपका ये स्थानीय आपलावन को क्या करता है, कम करता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट आपका। स्टेटमेंट सी क्या आपका, इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। ओके, इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तीन आपके स्टेटमेंट जो है आपको सही है, ओनली सी वाला है आपका वो आपका गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट गलत वाला होता है वो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन पहले ये देखिए कौन सा आपका सही हो जाता है ना। तो इसका हो जाएगा बेटा क्या आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो सवाल है आपका क्या, सवाल है सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड ऑन द अर्थ। क्या बोल रहा है, मतलब जो आपके हवाएं हैं आपका उनको बनाना और उनको फ्लो करवाना, है ना। पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए कौन सा आपका उत्तरदायी है, ठीक है ना। अब बताइए बेटा इनमें से कौन सा आपका उत्तरदायी आपका हो जाएगा, है ना। देखो स्टेटमेंट ए बोल रहा है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अनियमित तापमान, बिल्कुल सही बात है। अगर तापमान आपका ऊपर नीचे होगा तो हवाओं का जो मतलब हवाएं बनेंगी या मतलब फ्लो करेंगी, उनकी दिशाएं आपकी चेंज हो जाएंगी, है ना। स्टेटमेंट बी बोल रहा है अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियन, यानी कि महासागरों का अनियमित तापमान, अगर तापमान आपका चेंज होगा तो चीजें आपकी बदलाव में आएंगी, है ना। और स्टेटमेंट डी आपका बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, इतना फर्क, मतलब भाई सीधी सी बात, जो हवाएं जो है मतलब वो आपके पृथ्वी के आपके अंदर है ना। तो ये आपका इतना असर नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना। और स्टेटमेंट डी बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आपका, जो कि आपका इतना असर नहीं डालता है बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ो, सवाल है सिंपल सा, आप करेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं कर पाया तो भाई आप समझदार व्यक्ति हो, है ना, आपकी बुद्धि में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। देखिए सवाल आपका असर्शन आपका है, अभी कथन आपका क्या बोल रहा है, द फिलामेंट ऑफ एन द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन से बना होता है, बिल्कुल सही बात है ना। जो आपका असर्शन है बेटा वो आपका सही है ना। रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि, है ना, टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोधक रोध एवं उच्च गलनांक होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है,
तो बच्चे बोलेंगे सर जो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उच्च गलनांक है, ये तो सही बात है ना, लेकिन लो रेजिस्टेंस नहीं होता है बेटा, निम्न प्रतिरोध नहीं होता। कैसा होता है? हाई होता है ना। क्या होता है बेटा आपका? ज्यादा होता है ना, उच्च प्रतिरोध होता है, इसीलिए टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है ना। यानी कि जो आपका असर्शन है बेटा वो आपका सही है, परंतु जो आपका रीजन दिया गया वो आपका गलत है ना। चलो फिर आगे देखो, सवाल है आपका जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल। विज्ञान के लिंग या जेंडर प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। क्या बनाता है इसको बताओ फटाफट, है ना। समझ रहे हो ना, पेपर लेंदी आ रहा है बेटा, सिंपल तो है साथ में लेंदी भी है। हर सवाल में आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को ओके एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप। रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने के लिए विद्यार्थियों को संलिप्त करने को। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, देखो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, है ना। लिंग आधारित समूह बनाने तो आप पर नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट, विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। अब देखो सी आपका कहां कहां पर है, ठीक है ना। देखो बेटा जो सी है आपका वो आपका यहां पर है ना, तो ये आपका नहीं होगा। सी आपका यहां पर भी है और सी आपका यहां पर भी है। बात समझ में आई? यानी कि सी तो आपका नहीं है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक आपकी, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट के साथ में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो अगर आप इस सवाल का आंसर सही दे भी देते हो, लेकिन आपका जो समय जो बर्बाद होगा वो कीमती है ना बेटा। इसलिए होता क्या है कि एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है बेटा? थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सवाल क्या बेटा? सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि ताप के चालन के बारे में कौन सा आपका सही नहीं है। देखो ऑप्शन ए बोल रहा है कंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस। यानी कि जो कंडक्शन है आपका, है ना बेटा, कि आपका ताप का जो चालन है आपका, यानी कि वो गैसेस में नहीं होता है। अब बताओ बेटा जो कंडक्शन होता है आपका वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में होता है। याद आया? जो कंडक्शन होता है आपका या बोले तो आपका जो होता है चलन, वो आपका किस किस में बेटा? सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में होता है। लेकिन फर्क क्या होता है? सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, मतलब लेकिन होता है। हम्म आपने स्टेटमेंट ए पकड़ा वही आपका हो गया, है ना। यानी कि ये आपका क्या है बेटा? गलत है ना। अब आगे देखो स्टेटमेंट बी के आपका बेटा ऑप्शन बी है ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे। हर जो मतलब मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है बेटा फ्लो करने की वो भी आपकी अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड। द्रव्यों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चलन कैसा होता है बेटा आपका? वो आपका तीव्र होता है ना। कैसा होता है बेटा आपका? तो वो आपका फास्ट रहता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट डी बोल रहा है टू ऑब्जेक्ट शुड बी कॉन्टेक्ट विद ईच अदर
फॉर हीट फ्लो करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं को आपस में आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना? तो गलत कौन सा बेटा आपका? गलत सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है। जब वो गलत है तो इसीलिए वो आपका सही हो जाएगा। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है सिंपल सा, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन क्लासरूम, साइंस क्लासरूम, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। किसका बेटा? अपसारी प्रश्नों का, है ना? डाइवर्जेंट क्वेश्चंस का आपका क्या हो जाएगा? सवाल लेंदी है, नो डाउट है। इसका आंसर आप ही देंगे और कौन देगा? मैं तो दूंगा नहीं। एग्जाम आपको देना जाके बेटा, है ना? बताओ फिर फटाफट इसका आंसर क्या होगा। देख रहे हो ना सवाल कितने आ रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछता था कि डाइवर्जेंट क्या होता है, आपको देता था ऑप्शन ए बी सी डी, लगा दो तो मार दो फटाफट। अब क्या, आपके 6 स्टेटमेंट आ गए आपके। अब इनको पढ़ो, फिर उनके बाद में इसको में देखो कौन सा आपका सही होगा। अगर आपका दिमाग इधर से उधर हो गया तो आपका ऑप्शन आपका गलत लग जाएगा। बात समझ में आई? देखो स्टेटमेंट ए बोल रहा है टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही बात है। यही होता है आपका इसमें, जो होता है आपका है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में आपका रहता है, यानी कि अपसारी, समझ रहे हो ना? यानी कि बच्चे का दिमाग सोच पाए, है ना? स्टेटमेंट बी है बेटा टू डिस्कर्न बिटवीन स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच में भेदभाव करने का। भेदभाव की तो बात तो होती नहीं है बेटा। अगर आपने भेदभाव कर दिया चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी फिर स्कूल में। स्टेटमेंट सी है आपका टू डेवलप कम्युनिकेशन, संप्रेषण विकसित करने के लिए। अगर बच्चा का मतलब जो दिमाग है मतलब वो अब सारी सोच पा रहा है ना, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप उसके हिसाब से आप अच्छा कर सकते हो। डी क्या है? टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए। अब जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब अगर बच्चा इस हिसाब से काम कर पा रहा तो मतलब वो गिफ्टेड ही हो, है? इसको भी रखते साइड में, पहले देखते स्टेटमेंट ई क्या बोल रहा है। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने के लिए। अगर बच्चा अपसारी है, सोच पा रहा है, तो उसके पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके पास में होंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा ई वाला आपका। एप क्या बोल रहा है? टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठा को स्वीकार करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ए सी और ई जो है आपके वो सही है ना? ए सी ई तीन ऑप्शंस आपको यहाँ मिल गए है ना। बाकी आपका ए सी और ई, देखो यहाँ पर आपका ए सी और डी नहीं है ना? इसमें सी नहीं है, इसमें ई नहीं है बेटा, है ना? इसमें भी आपका सी नहीं है। तो यानी कि इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं सही तरीका। बात समझ में आई? जब पेपर में स्टेटमेंट टाइप के सवाल आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हर स्टेटमेंट का आंसर आता हो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र के हिसाब से कौन सा आपका सही होगा। सबको पता है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है आपका और डबल सर्कुलेटरी होता है ना? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए सवाल है आपका 43 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ यानी कि वैज्ञानिक नियमों के हिसाब से कौन सा आपका सही होगा? बताओ बेटा। यहां लिखा हुआ दे कांट चेंज चैलेंज, यानी कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। ओके। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिनन,
वे भौतिक परिघटनाओं के लिए विवेचन प्रदान करते हैं। ओके। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य क्या करते हैं, संबंध का वर्णन करते हैं, है ना। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बेटा आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका है इस सवाल का, है ना। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए वो भी आपको समझा देंगे, है ना। चलो अब देखो, उसी का जो वो है आपका सॉल्यूशन, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो सवाल 44 वो क्या है देखो, ये आपका है असर्शन। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। इस स्थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर कैसे होती है, धीमी होती है, जबकि गलत है, कैसी होती है बेटा, फास्ट होती है, स्लो नहीं होती, याद रखिएगा, है ना। एक तो ये हो गया, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है ना। इसके रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा, देखो यहाँ बात किसी उच्च मात्रा की बात हो गई यहाँ पर, है ना। जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, तो ऐसा भी नहीं होता है, तो इसको भी आप लगा दो कट्टे के निशान के पास में, यानी कि ए और बी आर जो है आपके दोनों कैसे बेटा, आपके दोनों आपके गलत हैं आपके, है ना। चलो फिर अब देखो, ये भी आपका क्या बेटा, आपका ये भी आपका असर्शन ओरिजिन का आपका सवाल है। असर क्या बोल रहा है आपका, तो ये बोल रहा है द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। सिनेमा हॉल और जो कॉन्सर्ट हॉल होते हैं उनकी छतें कैसे होती है बेटा आपकी, बक्कत होती हैं। कैसी होती है बेटा आपकी, यूं होती हैं, कर्व के आकार की, है ना। कैसी होती है बेटा आपकी, तो वो होती इस प्रकार की कर्व में, है ना। सही बात है। अब क्यों होती हैं, पूछो। क्योंकि साउंड वेव्स आर जनरली, क्या बेटा, जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि सपोज कर लीजिए, अगर आपके यहाँ से रिफ्लेक्ट मतलब आपकी ये आपकी रे जा रही है आपकी, है ना, साउंड वेव जा रही है आपकी, ये आपकी इस प्रकार से जा रही है आपकी, है ना, तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना इस प्रकार से, अलग अलग दिशाओं में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी। इसीलिए जो मतलब कैसे बनाते हैं आप, कर्व बनाते हैं आपका, है ना। ये आपका सिनेमा हॉल हो गया आपका, ये आपका कंसर्ट आपका हॉल हो गया, यानी कि इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ए जो है और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है आपका तर्क जो है आपका वो एक ही व्याख्या कर पा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउस्ड ड्यू टू excessive यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। क्या नहीं होगा अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। ये सब जानते हैं कि यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन होता है तीनों, लेकिन जो सॉइल इरोजन होता है बेटा वो आपका नहीं होता इसकी वजह से, है ना। मुझे पता है कि आपका यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन तीनों आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा आके, है ना। चलो बेटा, काफी टाइम होगा, मुझे पता है आप लोग मतलब पूछ रहे होगे कि सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए, हमें आगे भी जाना है ना। एन ओडोमीटर इस कार मेजर, सब जानते हैं जो ओडोमीटर होता है बेटा उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। उसको ये नापता है कि कार ने कितनी डिस्टेंस, कार ने कितनी दूरी तय की है आपकी, है ना।
तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। सवाल है सिंपल सा, ये आपके मिरर के हिसाब से आपका सवाल पूछा गया आपसे, है ना। देखो यह है आपकी इमेज और ये आपका उसका क्या साइज होगा। ये इमेज का नेचर है बेटा, ये आपका साइज है ना। आपको बताना है जहां पर आपके कौन कौन से मिरर आपके यूज होंगे, है ना। आपका दर्पण आपका यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा, ये आपका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, और यहाँ पे दिया होगा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि पर्दे पर है, आभासी है और कैसी बेटा सीधी है। ये तो हो गया ओके, लेकिन कैसी है, समान आकार की है, सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के समारूपी है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मिरर आपका प्लेन हो। कैसा बेटा आपका मिरर, मिरर आपका बिल्कुल प्लेन हो आपका मिरर, है ना। तभी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी, है ना। तो यहां पर हो गया आपका प्लेन, तो यहां पर आपका हो गया प्लेन मिरर आपका हो गया, है ना। ऑप्शन बी यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रियल, है ना, वास्तविक और उल्टी, इनवर्टेड, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर के साथ में, इस प्रकार से, है ना बेटा। अगर आपकी आपकी यहाँ पर रखी हुई है ना, तो आपकी सेम बनेगी, है ना, उल्टी बनेगी लेकिन। तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव वाला, है ना। अब देखो रियल एंड इनवर्टेड उल्टी है, लेकिन कैसी बेटा आपकी लार्ज है। अगर पास रखा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज आपकी दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी। ये कब होगा, ये होगा जब आपका मिरर कैसा होगा बेटा, आपका मिरर आपका कॉनकेव होगा आपका, है ना। तो ये भी हो गया आपका कॉनकेव। हम्म अब देखो यहां पे लिखा हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है, उल्टी है, लेकिन कैसी बेटा आपकी वर्चुअल है, आभासी है और बहुत ही छोटी सी है ना, आकार में छोटा है। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका मिरर कॉन्वेक्स होगा, यानी कि उत्तल होगा। बात समझ में आई बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, है ना। ये आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, इसलिए हमने 2 स्लाइड्स में आपका लेके आए हुए, है ना। सवाल है आपका 3 आइडेंटिकल होल्स आर punched at different level of height in a plastic bottle. सपोज ये आपकी एक प्लास्टिक की बोतल है ना। मान लीजिए कोई बात मुझे पता है अच्छी नहीं बनी हुई है, ये आपकी प्लास्टिक की बोतल है, ये ऊपर उसका ढक्कन लगा हुआ है ना। और हमने क्या किया, अलग अलग लेवल पर हमने मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या करते बेटा, हमने यहां पर हमने छेद कर दिया है ना। आगे बोल रहा है द बोतल इज फिल्ड विद वाटर, यानी कि जो बोतल है बेटा उसमें आपका पानी आपका भरा हुआ है ना। क्या भरा बेटा, आपका पानी भरा हुआ है, ओके। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल, यानी कि यहां से आपका पानी निकलेगा, तो पानी कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, इसके हिसाब से आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। अब देखो आपका लिखा हुआ है वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम आउट द ग्रेटेस्ट फोर्स। अब इनको पढ़ने से पहले हम आपको बताते कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर। अगर मान लो ये बात आप जानते हो, जो प्रेशर होगा बेटा, प्रेशर आपका नीचे आपका ज्यादा होगा, ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा पानी का, है ना। जो दबाव होता है आपका
तो अगर आपने देखा होगा तो नीचे वाला जो होल होगा वहां से पानी दूर जाएगा, है ना बेटा। और अगर उसी की बात करें, किसकी बात करें, इसकी बात करें, तो यहां से पानी थोड़ा सा पास आएगा, है ना। और अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर वाले की, तो वो हमारा नीचे ही गिर जाएगा, एकदम मतलब उड़क जाएगा। उस प्रकार से बात समझ में आई बेटा आपके। पल्ले पड़ा आपके। यानी कि जो दूर हो, ऊपर सबसे ऊपर होगा उसका पानी सबसे नजदीक गिरेगा आके, है ना। जिससे नीचे होगा उसका पानी सबसे दूर गिरेगा जाके। देखो, वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम आउट द ग्रेटेस्ट फोर्स, बिल्कुल सही बात है। ये आपका करेक्ट हो गया आपका, है ना। बोल रहा बेटा, निम्नतम छिद्र से जल अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। आगे बोल रहा है कि वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स आउट द ग्रेटेस्ट फोर्स। ऊपर वाले से अगर ग्रेटेस्ट फोर्स से आता तो ये पानी दूर गिरता, लेकिन ये पानी तो पास गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इतने फोर्स से नहीं आएगा, है ना। इतने बल से बच्चा नहीं आएगा। तो ये आपका गलत हो गया आपका। स्टेटमेंट सी बोल रहा है आपसे, वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स। ये बोल रहा है कि आपका जो तीनों होल्स हैं आपके एबीसी आपके, वो तीनों आपके समान फोर्स से आ रहे हैं। अगर समान फोर्स से आते तो तीनों आपके सेम जगह पर गिरते, ऐसा तो है नहीं बेटा, है ना। तो ये भी आपका निपट गया। आगे देखो, स्टेटमेंट डी बोल रहा है, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल मैक्सिमम डिस्टेंस। सबसे जो नीचे जो पानी होगा होल, उसका जो पानी जो धार होगी वो सबसे दूर गिरेगी, तो कुछ सही बात है ना। यानी कि निम्नतम छिद्र से जल अधिकतम दूरी पर गिरेगा। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया बेटा, है ना। ये आपका सही हो गया। स्टेटमेंट ई बोल रहा आपसे, क्या पूछ रहा आपसे, देखो, वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल फॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ऊपर वाला आपका सबसे पास गिरता है, ना कि सबसे दूर। तो ये आपका हो गया रॉन्ग, गलत। स्टेटमेंट एफ बोल रहा आपसे, वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल द सेम डिस्टेंस। ऐसा तो है नहीं, सब अपनी अपनी दूरी पर नहीं गिर रहे हैं, एक समान नहीं गिर रहे हैं बेटा, अलग दूरी पर गिर रहे हैं आपका, है ना। बात समझ पा रहे बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, सवाल नंबर 50 वो क्या बेटा, देखो, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है आपकी, ज्वाला का रंग किस पर निर्भर करता है, बताइए बेटा। सिंपल सा सवाल है, ज्वाला का जो रंग होगा वो आपका किस पर निर्भर करेगा। देखो, नेचर ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस, यानी कि जलने वाले पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी है, बिल्कुल सही बात है ना। ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ऑक्सीजन सप्लाई मतलब कम होगी तो बस सब लो फ्लेम पे जलेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा फ्लेम पे जलेगा। सी बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, परिवेश पर का तापमान पर कोई इतना असर नहीं पड़ता है। तो यानी कि आपका ए और बी जो है आपका वो आपका सही है ना। तो इसका हो जाएगा आपका इसके ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है बेटा, ये आपका मतलब जो सीडीपी होता है ना, जो पेडागोजी होता है आपका, ये आपका वहां सवाल है। क्या बोल रहा है, अ क्लास 7 टीचर प्लान टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट इन द टॉपिक ऑफ एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पादकों और जीव जंतु में अनुकूलन किस प्रकार से होता है, इसके हिसाब से मतलब कुछ स्ट्रेटेजी बना रही है आपकी, है ना। कक्षा सात की कक्षा सात की अध्यापिका, है ना। तो आपको बताना है कि उसके हिसाब से इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें आपका होगा डायग्नोस्टिक, इंटरव्यू,
एंड आपका ड्राइंग, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना बेटा। क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जांच सूची, ये तो आप किसी भी कीमत पर इस प्रकार से आपने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, है ना। चेकलिस्ट आपका नहीं होगा, है ना, पोर्टफोलियो आप बना नहीं रहे हो, बात समझ में आई। तो बस एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास में, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। देख पा रहे हैं बेटा, चलो अब देखो सवाल क्या है, सवाल सिंपल सा है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं होगा, नॉट करेक्ट। सुनीता ड्रॉप अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर। एक बीकर है बेटा आपका, है ना। इसमें क्या है आपका, इसमें मतलब कि पानी भरा हुआ है, क्या बेटा आपका कोल्ड वाटर है आपका, है ना, पानी है, और वो भी आपका कोल्ड है, कैसा आपका ठंडा पानी है ना अंदर, ओके। और उसने क्या किया, पोटेशियम, क्या बेटा जो पोटेशियम होता है उसने पोटेशियम मेटल डाल दिया उसने। अब क्या होगा, सवाल ये है ना। ये बात आप भी जानते हो, कौन सी बात, कि पोटेशियम, क्या बेटा पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, क्या बनता है बेटा आपका, तो ये बनता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है आपकी, है ना। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2K और 2KOH, है ना। अब देखो स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व निकलती है आपकी, बिल्कुल निकल रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है आपकी, तो ये तो आपका सही हो गया। पॉप साउंड इज हियर, जब ये निकलती है ऊपर, अगर यहाँ पर मोमबत्ती लगाएंगे, है ना, तो आवाज सुनाई पड़ेगी, कैसी बेटा पॉप की आवाज सुनाई पड़ेगी आपको, है ना। तो ये भी आपका सही हो गया। पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, यानी कि पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, यानी कि एकदम फास्ट तेज। हम्म ये भी सही बात है। इट इज एंडोथर्मिक, क्या बोल रहे बेटा, यह उष्मा छेपी, ये उष्मा शोषी होती है, बिल्कुल नहीं, ये होती है कैसी बेटा, ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें से आपकी ऊर्जा निकलती है, क्या होता है बेटा, इसमें से आपकी ऊष्मा निकलती है ना, कैसी होती है, ये आपकी ऊष्मा शोषी नहीं होती है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, बताओ बेटा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है, तो गलत कौन सा है बेटा आपका, तो गलत आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम में चार्ट दिया हुआ था, है ना, कुछ आपके इंडिकेटर्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इंडिकेटर से सवाल आना तय होता है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर ऑफ एसिड, अम्ल में क्या होगा आपका, है ना, और ये आपका बेस में कैसा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो वो लिखा हुआ आपका है टर्मरिक, हल्दी आपकी, है ना। अगर हल्दी को किसमें डाल दिया आपने, अम्ल में डाला, तो उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपने वो देखा होगा जादू करते हुए, कौन सा, साबुन का पानी, थोड़ी सी हाथों में हल्दी, खून निकल आया, वो वाला किया होगा आप सभी लोगों ने। तो अगर हम डालते हैं क्षार में डालते हैं, तो वो हो जाता है रेडिश ब्राउन, कैसा होता है बेटा, तो वो हो जाता है आपका रेडिश ब्राउन, है ना। अगर वहीं हम बात करें चाइना रोज की बात करें, है ना, गुड़हल की बात करें, तो जो एसिड जो होता है उसमें वो डार्क पिंक रंग का होता है, और वहीं अगर जाता है उस किसमें बेस में जाता है, तो हो जाता है आपका ग्रीन। ठीक है ना। अगर फिनोप्थलीन की बात करें, तो ये बेस में आपका पिंक रहता है, लेकिन
जो अम्ल होता है आपका, उसमें कैसा हो जाता है आपका, उसमें आपका होता है कलरलेस, कलरलेस रह जाता है। और अगर हम मैथाइल ऑरेंज की बात करें बेटा, तो क्या होगा, ये होगा ऑरेंज किसमें, ऑरेंज होगा किसमें, अम्ल में, एसिड में, और बेस में होगा पिंक। तो इसका हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है ना। इसीलिए बोलते हैं जल्दबाजी मत किया कीजिए। चलो बेटा, सवाल सिंपल सा है। टू स्पर्म ऑफ अ मैन फ्यूज विद टू एग्स ऑफ अ वुमन, जो ट्विंस होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फ्रेटर्नल। क्या बोलेंगे बेटा उनको, तो उनको बोलेंगे हम फ्रेटर्नल बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सवाल सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, साइंस एज इंक्वायरी यानी कि जांच पड़ताल के रूप में विज्ञान को चित्रित करता है। कौन करता है देखो, तो यहां पर लिखा होगा एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलो सवाल है सिंपल सा, हर बच्चे को इसका आंसर आता होगा। देखो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ऊष्मा शोषी क्रिया होती है, बिल्कुल होती है, सबको आता है ना। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, श्वसन आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, बिल्कुल होता है, सबको आता है ना बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, सी वाला। दोनों कैसे बेटा आपके, दोनों आपके सही हैं, S1 और S2 आपका दोनों सही हैं आपके। चलो सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुइटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, आगमिक विवेचन के संदर्भ में कौन सा आपका सबसे सही होगा। हम विद्यार्थियों से क्या पूछे, समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, जो कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, लेकिन आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, तब जाके इस सवाल का आप आंसर दीजिएगा, है ना बेटा। चलो अब देखो, सवाल सिंपल सा हर बच्चे ने किया होगा। जहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, एक का है 13, ए आपका 13 है आपका, ओके। उसके बाद में दिया बी, बी कितना बेटा आपका, तो बी है आपका 17। हर कोई जानता है क्या होता है बेटा, बताओ। 2 8 10 कितना हो गया, 10 और 3 13, है ना। 17 क्या होगा, 2 8, बताओ फटाफट, 2 8 और आपका 7, 10 और 7 17। अच्छा ये बताओ, जो 13 होता है वो किसका होता है बेटा, तो वो होता है आपका एल्यूमिनियम का, है ना, एल का होता है आपका। और जो 17 होता है बेटा आपका एटॉमिक नंबर, वो किसका होता है बेटा, तो वो होता है आपका क्लोरीन का। हम्म इसको पास में 3 है और इसके पास में 7 है। क्या बेटा, इसके पास में 3 है, इसके पास में 7 है। 7 वाले को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसको ऑर्बिट फिल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उसका ऑर्बिट फिल हो जाएगा। जबकि जो एल्यूमिनियम है उसके पास में 3 एक्स्ट्रा है। क्या है बेटा, 3 एक्स्ट्रा है। बात समझ में आई। तो यानी कि हम करेंगे क्या बेटा बताओ, तो हम करेंगे क्रॉस। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसके पास में 3 है ना, और इसको
एक चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा ए, सॉरी हाँ, ये बन जाएगा आपका ए बी। बी के पास क्या बेटा? सिर्फ एक चाहिए। तो इसके बी के हमारे पास कम से कम 3 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, है ना, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। और ए का ए ही रहेगा आपका, मतलब एक ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, AB3। ओके चलो, अब देखो इस सवाल को बहुत से बच्चे इस सवाल का आंसर गलत लगा के आए होंगे। क्यों लगा के आए होंगे? देखो यहां पर लिखा हुआ है इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड, नॉट वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि जब मान लो ये आपके पास में एक बीकर है ना बेटा, 2 बीकर हैं आपके पास में। ये बोल रहा है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, यानी कि आप पानी में, क्या बेटा, पानी में आप एसिड मिलाइए। बात समझ में आई? एसिड में आप पानी नहीं मिला सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, मतलब एसिड हम पानी मिलाते हैं तो कैसी होती है, वो आपकी बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि वहां पर आग लग सकती है, बीकर आपका फट सकता है। कैसी होती है? उच्च ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये सही है और ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम और लास्ट सवाल के ऊपर। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन साइंस? निम्नलिखित में से विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। किसकी बेटा? अल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन साइंस, वैकल्पिक अवधारणाओं की, किसमें? विज्ञान में। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है आइडिया आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। विचार अवलोकन, अब विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। ऑप्शन बी बोल रहा है आइडिया डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब बताओ, आप अगर आपके विचार ही खराब हैं तो आप अच्छे कैसे बन पाओगे? तो कहने का मतलब ये जो आपके विचार हैं बेटा वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। जब नहीं पूछा गया तो गोली मार दो उसको, पढ़ा दो, लगा दो, गुल्ला भर दो उसका, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम नजदीक है, पेपर लेंदी आएगा, समझ रहे हो ना। किसी और टीचर के भरोसे बैठे हो कि वो सॉल्व करवा देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके नंबर 90 नहीं आए, 90 मार्क्स आपके नहीं आए, तो इंतजार करते रहना, वैकेंसी सारी चली जाएगी।